हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू का सेट नंबर 5। ठीक है, ये सेट 5 है इंडियन इकोनॉमी का। तो देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस दोनों ही होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो चैप्टर का जैसे ही शुरुआत होता है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें सबसे पहले आपको फंक्शंस ही पढ़ाए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है ऑप्शन, टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, टू प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, खूबसूरती। टू एसिमुलेट वेस्ट, क्या होगा आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, इन्वायरमेंट वेस्ट को एसिमुलेट या डाइजेशन जो बोलते हैं डाइजेस्ट करता है, एस्थेटिक सर्विसेज भी देता है और रिसोर्सेज भी देता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मेन फंक्शन क्या है, सॉरी मेन रीजन। ए है ओजोन डिप्लीशन, सेकंड है एयर पोल्यूशन, थर्ड है डिफॉरेस्टेशन एंड डी इज नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर, तो डिफॉरेस्टेशन। हम लोग जितना ही पेड़ कट करते जाएंगे, पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो लैंड को पकड़ के रखते हैं। तो इससे क्या होगा, पेड़ नहीं रहता है तो ये जो लैंड है ये इरोड होता है। ठीक है ना, ये जो एरिया है ये इरोजन होना इसका शुरू हो जाता है। ठीक है, और पेड़ की जो जड़ें होती है वो इसको पकड़ के रखती हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोटिक एलिमेंट्स। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, बचपन में भी पढ़ा है बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बर्ड्स है, वाटर है, लैंड है, फॉरेस्ट है। आपको इसमें से ऑप्शन बताना है। ए में है 1 2, बी में है 1 3, सी में है 1 4 और डी में है 2 3। तो बर्ड्स भी होगा और फॉरेस्ट भी होगा, ये दोनों हमारे किस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू कंट्रोल। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है क्या कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल इरोजन। तो ये बनाया गया था मेनली एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत वाटर पोल्यूशन को भी अब देखा जाता है। नेक्स्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा हम क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे, कंजप्शन करेंगे, प्लास्टिक का पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। जितने ही पॉपुलेशन बढ़ेगी उन लोगों के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कार, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ये सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, सिक्स्थ, डैश इज द ऑब्जर्व एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर एंड ओशियंस। तो जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज कर रहा है उस फेनोमिना को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओजोन डिप्लीशन और डिफोरेस्टेशन। तो आप लोग बचपन में भी पढ़े हैं, मतलब 8 9 में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन व्हीकल्स। अगर एयर पोल्यूशन व्हीकल्स के द्वारा जो हो रहा है उसको, किसमें से कौन सा पॉइंट है जो उसका एक मेजर है, प्रमोशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्रमोशन ऑफ सीएनजी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, थर्मल पावर हम अगर हम बढ़ाएंगे, थर्मल पावर कोल से होता है तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो जो हम पर्सनल व्हीकल्स लेके चलते हैं, चाहे वो बाइक्स हो या कार्स हो, तो हम लोग उसके जगह पे क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। देखिए, कोई अगर ये बस है, ये बस इस प्लेस से इस प्लेस जा रही है, ठीक है ना, अब इसमें 2 आदमी बैठे हैं या 20 आदमी बैठे हैं, पॉल्यूशन उतना ही होगा। और मान लीजिए इसमें 2 ही आदमी जा रहे हैं, बाद बाकी लोग 18 लोग हैं, कोई अपनी कार लेके जा रहा है, कोई अपनी बाइक लेके जा रहा है, तो इसका भी पॉल्यूशन और इसका पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से भी क्या होगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है, प्रमोशन ऑफ सीएनजी इंस्टीड ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल की जगह सीएनजी अगर हम यूज करते हैं, सीएनजी क्लीनर फ्यूल माना जाता है, तो इससे भी क्या होगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा। तो ये और ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, बी एंड सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कॉजेज ओजोन डिप्लीशन, किसके वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है? लैंड डिग्रेडेशन, हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन और डिफॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए ज्यादा तो डीप आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन बस इतना बता दे रहा हूँ, क्लोरीन बहुत ही खतरनाक है। एक क्लोरीन जो है वो बहुत सारे ओजोन को खत्म कर देता है। आप समझिए बस क्या होता है ना, केमिकल फॉर्मूला उतना नहीं बताऊंगा, बस ऐसे समझिए कि O3 है ना, वो टूट के कुछ ऐसा हो जाता है O2+O, लास्ट में ये बचता है। और सिर्फ एक क्लोरीन की वजह से बहुत सारा ऐसा रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये जो O3 है आपका टूट के O2+O में बन जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हमने क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो थे उसको बंद कर उसके कंजप्शन को फ्रीज कर दिया था। इसके जगह पे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने लगे। इसको भी बंद करना है क्योंकि देखो फ्लोरीन भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट है, डैश टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड्स। तो इसको लैंड डिग्रेडेशन कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस कहेंगे या डिफॉरेस्टेशन कहेंगे? तो इसका आंसर होगा सॉइल इरोजन। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सॉइल है, इसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, तो उसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसका जो ऊपर का लेयर है जहां ह्यूमस भी होता है, अगर ये वॉश्ड अवे हो जाए रेन और फ्लड से, इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। वॉश्ड अवे किसी भी कारण से हो जाएगा ना, तो वो इरोजन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब ऐसे समझिए ना कि सॉइल मतलब लैंड डिग्रेडेशन छोटा टॉपिक है, सॉइल इरोजन बड़ा है, मतलब इसके अंदर ये चीजें आएंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का क्या क्या कारण है? लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू फॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, इनरोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वेजिटेशन जैसे ही लॉस होगा, तो वही पेड़ वाला एग्जांपल याद कीजिए, पेड़ है, रूट्स पकड़ के रखे हैं, तो ये जो लैंड है, अब ये था तो इससे पत्ते वगैरह गिर रहे थे, तो यहाँ ह्यूमस क्रिएट हो रहा था। अब ये ह्यूमस क्रिएट नहीं होगा तो लैंड की क्वालिटी क्या हो रही है? पुअर हो रही है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग में भी क्या होता है, वही जो गाय भैंस है वो ज्यादा चर जाते हैं। और अभी वीडियो पे तो मैं हूं नहीं, लेकिन बस आप ऐसे समझो कि वो लोग दांत से पकड़ के ना उसको खींच देते हैं। ठीक है ना, वो वहां से कट नहीं करते, कट करते रूट्स रहता है तो वो चीजें फिर पैदा ले लेती, रिप्रोड्यूस हो जाती, लेकिन वो दांत से पकड़ के उसको खींचते हैं। अगर आपने जानवर को किसी चरते देखा होगा तो वो दांत से पकड़ते हैं और खींच लेते हैं, तो वो रूट्स के साथ ही साथ वो बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो इससे भी लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। इनरॉचमेंट इनटू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लैंड्स को काफी कट डाउन किया जा रहा है। तो ये तीनों ही रीजन होगा, इसलिए आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक एलिमेंट। तो एबायोटिक कौन है? लैंड है, एनिमल है, बर्ड्स है, वाटर है। तो लैंड भी क्या है आपका एबायोटिक कंपोनेंट, और वाटर भी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या होगा इसका आंसर? फिश। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो एयर पोल्यूशन, इसी से वो चीजें स्ट्रेटोस्फेयर में जाती हैं और वहां जाके वो ओजोन को डिफरेंट उसमें डिवाइड कर देती हैं। व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस? 1979, 1980, 1981, 1982। और आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होंगे, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बना रहे हैं तो ये आपको याद होगा। 1980 में फर्स्ट ये टर्म यूज हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिया पाकिस्तान हैव मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। तो ए है नेपाल, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश। यहाँ डैश छूट गया है। इंडिया पाकिस्तान एंड पूछा गया है, यहाँ जो डैश है
इसमें कौन सा होगा। तो चैप्टर का नाम भी अगर आपको याद है तो आप बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या है, चाइना ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, डैश छूट गया था। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉलोड इन चाइना। तो चाइना में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है। तीन सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है ना, यानी वहां पे ज्यादा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। थर्ड है, सॉरी 17 है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट टू द इंडिया जीडीपी। सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। तो ये है हमारा सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर लगातार हमारा इंक्रीज ही होते जा रहा है। देखो ऐसे याद रखोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, फ्लक्चुएशन इन नेचर है, कभी बढ़ेगा कभी डिक्रीज करेगा, और टर्शियरी सेक्टर है वो लगातार इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सर्विस सेक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, या ऑल ऑफ दिस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को हम ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर मानते हैं। आगे बढ़ें, और कोई होगा, याद करिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चे 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है पर 1000 में, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो ये दोनों को हम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन चाइना विद द एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको बताना है कि उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है जिस प्रोग्राम की वजह से काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में हुआ था। ये सबको याद रखना है आपको, हो सकता है 3 मार्क्स में आपसे डायरेक्ट इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले। ठीक है ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलिटेरियन, कल्चरल रेवोल्यूशन, वन चाइल्ड पॉलिसी, नन ऑफ दिस। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में हुआ था, बहुत तेजी से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था चाइना में। नेक्स्ट है, हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो किस कंट्री का है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, या बोथ ए एंड बी। ये है चाइना का। ठीक है ना, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ चाइना का सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखिए लास्ट मतलब टॉपिक्स में जाइएगा ना तो उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए, वो आपको थोड़ा रटना होगा। ठीक है ना, कि किन चीजों में चाइना आगे है, किन चीजों में। तो आप ऐसे करके चार्ट बना लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जितने भी हैं, अब ऐसे ऐसे करके मैंने पढ़ाया भी है, आप देख सकते हैं। तो आईपीसी लिख लीजिए और उसका रैंकिंग लिख लीजिए कि इंडिया सेकंड पे है, चाइना फर्स्ट पे है, पाकिस्तान थर्ड पे है। ऐसे ही हर जगह आईपीसी लिख के उस चीज़ को, उस इंडिकेटर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंडिया है कि चाइना कितने नंबर पे है और पाकिस्तान कितने नंबर पे, तो ऐसे करके बना लीजिए और उसको रट लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड इन। तो अभी कुछ देर पहले हमने ऑप्शंस में देखा ही था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, रैंक इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ बेटर वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए रैंकिंग पूछ लिया गया कि एचडीआई में कौन फर्स्ट रैंक पे, कौन है सेकंड रैंक पे, कौन है और थर्ड रैंक पे कौन है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। देखिए फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, और थर्ड पे पाकिस्तान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। ठीक है, when were the reforms introduced in China? 1979, B 1977, C 1978, D 1979। इसका आंसर है 1978। ठीक है, इसमें रिफॉर्म्स हमारे चाइना में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। ठीक है, और इसके बाद ही चाइना काफी आगे हमसे निकल गया। In which year a program named the Great Leap Forward campaign was initiated by Mao to modernize Chinese economy? 1957, 1958, 1959 and 1968। 1958 में हुआ था ये। ठीक है, ये सब थोड़ा रटने वाला है, आपको रटना होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर देखिए, बोथ ए एंड बी दिया है, तो ए तो सोशलिस्ट है, तो ये ऑप्शन भी गया और चाइना भी गया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, तो आंसर होगा बी एंड सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलोड द 5 ईयर प्लान पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो जो 5 ईयर प्लानिंग है हमारे यहाँ तो है ही, क्योंकि चैप्टर में हमने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा है, तो इंडिया तो आंसर होगा ही। पाकिस्तान और चाइना में है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में चाइना और पाकिस्तान, इन लोगों ने भी 5 ईयर प्लानिंग पे ध्यान दिया था, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब ये जो चार दिए हैं, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो कौन ईयर के हिसाब से कौन फर्स्ट पे आएगा, ABCD वो आपको बताना है। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, तो वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो सबसे पहले तो ये हो गया 4 के बाद क्या हुआ था कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, तो ये हो गया आपका सेकंड। पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं, देखिए 4 कहीं पे है, 4 यहाँ है, उसके बाद फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ पे और किसी में है नहीं, दिख नहीं रहा, डन, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन, तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान में हुआ था वो कब हुआ था, 78, 1980, 1988 और 1991, तो ये हुआ था 1988 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सो आज लगता है 28 ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में 30 हो जाएगा फिर। सो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि उनकी भी MCQ की प्रैक्टिस हो जाए, और उनसे भी पूछिए कि उनका कितना सही हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं, और भी ऐसे ही सीरीज आते रहेगा, केस स्टडीज भी आते रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। ठीक है।